अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली कैसे बनती है और क्यों गिरती है? या फिर क्या आपको पता है आया सूफिया का लफ्ज़ी मतलब क्या है? इस मस्जिद में मौजूद हजरत ईसा की तस्वीर की एक खास बात क्या है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए अपने दिलों को थाम कर बैठें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, आसमानी बिजली कुदरत का एक अजीबो गरीब मजहर है जिसका हम आए दिन मुशाहिदा करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली की एक कूंद यानी कड़ाका फजा में 8 से 20,000 दर्जे सेंटीग्रेड तक हरारत पैदा करता है, जो सूरज की सतह पर पाई जाने वाली हरारत से भी कई गुना ज्यादा होती है। कभी आपने सोचा कि बादलों में बिजली कैसे बनती है? आसमानी बिजली ऊंचे बादलों में पैदा होती है जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल कहा जाता है। आसमानी बिजली बर्कस्कूनी की एक मिसाल है जिसका हम आम मुशाहिदा करते रहते हैं। अगर ऊनी स्वेटर या बालों से प्लास्टिक का एक टुकड़ा रगड़ा जाए तो वो धागे और कागज के टुकड़ों को अपनी जानिब कशिश करता है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक मिसाल भी है। बारिश के दौरान बादल में पानी के कतरे इंतहाई सर्द होकर बर्फीले ज़रात में तब्दील हो जाते हैं और बारिश बरसने से बादल के ऊपरी हिस्से पर मुस्बत चार्ज आ जाता है, जबकि बादल के निचले हिस्से पर मनफी चार्ज बनता है। जब ये चार्ज एक खास सतह तक पहुंच जाए तो बर्कस्कूनी की वजह से बिजली नीचे की जानिब सफर करती है। अमूमन बिजली बादल के अंदर एक बादल से दूसरे बादल और फिर दूसरे बादल से जमीन पर सफर करती है। इसके अलावा आसमानी बिजली को जाहिरी तौर पर दो अहम इकसाम में बयान किया जा सकता है। जब आसमान पर कैमरे के फ्लैश की तरह रोशनी दिखाई दे तो उसे चादर वाली बिजली यानी शीट लाइटनिंग कहा जाता है, जबकि दूसरी किस्म में आसमान पर बिजली टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह दिखाई दे तो उसे दरारनुमा बिजली या फोर्क लाइटनिंग कहा जाता है। याद रहे कि शाखों की तरह की दरारनुमा आसमानी बिजली बादल से जमीन की जानिब सफर करते हुए पैदा होती है और बसा औकात जमीन पर गिर जाती है। जब इस तरह की आसमानी बिजली पैदा होती है तो उसकी तवानाई से अतराफ की हवा बहुत गर्म होकर फैलती है, जिससे एक जोरदार धमाका सुनाई देता है जिसे बादलों की गरज से भी ताबीर किया जाता है। हमारी जमीन पर मौजूद अशिया पर अमूमन मुस्बत चार्ज होता है और यूं बिजली का कड़ाका जमीन की जानिब लपकने की कोशिश करता है, जिसे जमीन पर बिजली गिरना कहते हैं। उससे जंगलात में आग लग जाती है, लोग और जानवर जलकर राख हो जाते हैं। आसमानी बिजली गिरने के हवाले से अवाम में कई तोहमात पाए जाते हैं। मसलन घर का पहला बच्चा उसका ज्यादा शिकार होता है तो दूसरी जानिब बुजुर्ग हमें स्याह कपड़े पहनने से मना करते हैं, लेकिन इन बातों में कोई सदाकत नहीं। माहिरीन मौसमियात इस किस्म के तोहमात को रद्द करते हैं और उन्हें महज वहमा ही तस्लीम करते हैं। अलबत्ता जरूरी है कि आसमानी बिजली से बचने की अहम तदाबीर को जरूर अपनाया जाए। कोशिश कीजिए कि हाथ में फोन न हो। इस तरह घर की टेलीफोन लाइन और तारों से दूर रहें, क्योंकि धात सर्किट मुकम्मल करके बिजली गुजारने में मददगार होती है। इस तरह बिजली से चलने वाले दीगर आलात से भी दूर रहें। लेकिन ख्याल रहे कि सिर्फ अमेरिका में सालाना लाखों करोड़ों मरतबा बिजली गिरने के वाकयात पेश आते हैं, यानी आसमानी बिजली गिरने से जरूरी नहीं कि लोग हलाक हो। अमेरिका में गोल्फर और मछेरों पर बिजली गिरने के ज्यादा वाकयात रूनुमा होते हैं। शायद उसकी वजह गोल्फ की धाती छड़ी और पानी में बिजली गिरने की कुदरती सलाहियत का होना है। इसलिए खुले मैदान में जाने और पानी से दूर रहें। अगर आसमान पर बिजली कड़क रही है तो दरख्त के नीचे खड़े होने से गुरेज कीजिए, क्योंकि दरख्तों पर आसमानी बिजली गिर सकती है। इसी तरह लोहे और फौलाद के जंगलों और धाती पाइपों से भी दूर रहें। दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 2, कैनवस शूज के शौकीन अफराद के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब वो ऐसे जूते खरीद सकते हैं जो धूप की रोशनी में रंग बदल सकते हैं और वो सफ़ेद से शोख और रंगीन हो जाते हैं। ये जूते सफ़ेद कैनवस से बने हैं और आम से लगते हैं, जिसके कई मॉडल बनाए गए। लेकिन जैसे ही पहनने वाला धूप में जाता है तो बराह रास्त धूप पड़ने से उनका रंग नीला, नारंगी, दहकता हुआ गुलाबी और जामनी हो जाता है। इस तरह खरीदार एक जोड़े जूतों की कीमत में दो मुख्तलिफ रंगों के जूते खरीदता है, यानी छांव में सफेद और बाहर निकलने पर जूते रंगीन हो जाते हैं। कैनवस जूते कॉटन से बनाए गए हैं
जो आरामदेह और लचकदार हैं। सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं भी मौजूद होती हैं। जैसे ही धूप में ये रोशनी जूतों पर पड़ती है तो वो अपना रंग बदलने लगते हैं। जूतों के बाज रंग बहुत देर तक बरकरार रहते हैं, जबकि कुछ रंग जल्दी नमूदार होकर कुछ देर में गायब हो जाते हैं। बाज अफराद को अल्ट्रा वायलेट रोशनी का तस्वर समझ में नहीं आता, लेकिन धूप में जाते ही नए जूतों से उन्हें ये तस्वर समझ में आ जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया कदीम तहजीबों का गहवारा है, मगर अक्सर अक़वाम जिद्दत पसंदी की रविश पर चलकर अपनी कदीम तहजीब और रस्म व रवायात को भुला चुकी है। उसके बावजूद अब भी दुनिया में बाद ऐसे नस्ली ग्रुप बसते हैं जो अपनी हजारों साला तहजीब से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक चीन का नस्ली ग्रुप भी शामिल है, जो आज भी अपनी 2000 साला रिवायात का अमीन है। चीन के एक सूबे में 2000 साल से रिहाइश पजीर कबीले में इब्तदा से एक अजीबो गरीब रस्म चली आ रही है। वो ये कि कबीले की खवातीन जिंदगी में सिर्फ एक बार अपने बाल कटवाती हैं और वो शादी से कबल काटे जाते हैं। यही वजह है कि इस कबीले की खवातीन के बाल हैरान कुन हद तक लंबे होते हैं। यहाँ शायद ही कोई ऐसी औरत हो जिसके बाल 3 फुट से कम लंबे हों। यहाँ एक खातून के बाल 7 फुट लंबे हैं, जो उस गांव की दीगर तमाम खवातीन में सबसे ज्यादा लंबे हैं। ये खवातीन अपने बालों को इंतहाई खूबसूरती और नफासत के साथ सर पर यूं बांध लेती हैं जैसे पगड़ी बंधी गई हो। सरसरी नजर देखने पर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई स्याह रंग की खूबसूरत टोपी पहन रखी है, मगर जब गौर से देखें तो मालूम होता है दरअसल इन्होंने अपने बालों को खूबसूरत डिजाइन देकर अपने सर पर लिपेट रखा है। इस कबीले की एक खास पहचान उनका मखसूस पहनावा भी है, जो स्याह और सुर्ख रंग की आमेजिश पर मुश्तमिल है। इस पर खूबसूरत कशीदाकारी की गई होती है। इस कबीले में कुल 78 खानदान हैं। उनके अफराद की मजमूई तादाद 600 से जायद है। कोई लड़की जब 18 साल की होती है तो उसके बाल कटवाई के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया जाता है, जिसमें पूरे कस्बे के लोग शिरकत करते हैं। ये कटे हुए बाल संभाल कर रख लिए जाते हैं और जब इस लड़की की शादी होती है तो वो ये कटे हुए बाल अपने सर पर मौजूद बालों को बांधने के लिए बतौर क्लिप इस्तेमाल करती है। याद रहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे बाल रखने का एजाज भी एक चीनी खातून के पास है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 2004 में उसके बालों की लंबाई 18 फुट 5 इंच थी। अब तक कोई खातून इससे ज्यादा लंबे बाल उगाने में कामयाब नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 4, ताइवान में हर साल एक दर्दनाक खेल मुनक्कद होता है जिसे कबूतरों की समुद्री दौड़ कहा जाता है। इसमें कबूतरों को दूर समंदर में छोड़ा जाता है और शर्तें लगाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ 1% परिंदे ही घर पहुंच पाते हैं, बाकी रास्ते में मर जाते हैं। हर साल कबूतरों की बड़ी तादाद को बहरी जहाजों में भरकर समंदर के दरमियान छोड़ा जाता है, लेकिन इनकी अक्सरियत खुश्की पर नहीं पहुंच पाती। ताइवान के एक छोटे से जजीरे पर यह मुकाबला मुनक्कद किया जाता है और कम से कम 5 लाख कबूतरों को समुंदर से उड़ाया जाता है। इन कबूतरों पर अरबों ताइवानी डॉलर की रकम बतौर जुआ लगाई जाती है। कबूतरों को तवा ना बनाने के लिए नशा आवर दवा भी दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें बच्चे और बड़े सभी हिस्सा लेते हैं, लेकिन परिंदों को डब्बों में बाकायदा ठोंसा जाता है और उन्हें आजाद करके देखा जाता है कि कौन सा परिंदा पहले अपने घर पहुंचता है। पहले मरहले में परिंदे बेहाल होकर नीम जान हो जाते हैं और हर साल लाखों परिंदे राह भटक जाते हैं या फिर तेज समुद्री हवाओं की नजर होकर मर जाते हैं। यूं इंसानी खेल में लाखों कबूतर लुकमाए अजल बन रहे हैं। कभी तो परिंदे इस शिद्दत से गिरते हैं कि मुर्दा कबूतर की बारिश का गुमान होता है। थोड़ी देर के लिए समुद्र का एक वसी हिस्सा मुर्दा कबूतरों का कब्रिस्तान बन जाता है। इस रेस पर लगी रकम जीतने के लिए कबूतर मालकान हर नाजायज हरबा इस्तेमाल करते हैं। कबूतरों को नशा देना, अच्छे कबूतर चोरी करना और उनके पाँव में छल्ले के नंबर भी तब्दील किए जाते हैं। अब ताइवानी पुलिस मुतहर्रक होकर इस कबूतर कुश खेल को खत्म करने की कोशिश कर रही है। फैक्ट नंबर 5, आया सूफिया दुनिया में फन तामीर के बेहतरीन नमूनों में से एक है। इमारत का एक और दिलकश पहलू मोज़ेक यानी रंग बिरंगे नगीनों का जुड़ा होना यानी पिचीकारी है। पत्थरों के टुकड़ों को चांदी, रंगीन गिलास, टेराकोटा और रंगीन मार्बल से सजाकर ये स्काल गिरी की जाती है और बताया जाता है कि इसमें कई टन सोना भी इस्तेमाल हुआ। मेहराब के बिल्कुल ऊपर सीध में पिचकारी की बीच यसू मसीह की तस्वीर है। उनके दाएं तरफ हजरत मरियम और बाएं तरफ हजरत जिब्राइल की तस्वीर हैं। मोज़ेक में एक और शख्सियत दिखाई देती है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने घुटनों के बल बैठा है। ये शख्स बाज़ंतीनी शहंशाह लियोन और शिशम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में इंजील है जिसके सर वर्क पर कदीमी रोमन में सलाम हो मैं कायनात का नूर हूँ लिखा हुआ है। मोज़ेक की सबसे अहम और हैरत अंगेज खसूसियत ये है
कि ईसा के दाएं और बाएं हिस्सों पर चेहरे के तासुरात मुख्तलिफ हैं। चारों कोनों पर ढालों में हर तुर्क मस्जिद की तर्ज पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह तआला अन्हो निहायत खुश खत लिखकर लगाया हुआ है। ये अमर काबिल जिक्र है कि आया सूफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करके तुर्की की अदालत के फैसले से कबल मुख्तलिफ मकातबे फिक्र ने उसे मस्जिद का दर्जा देने की मुखालफत भी की थी, जबकि कुछ हलकों का कहना था कि उसे मुसलमानों और मसीहियों की मुश्तरका इबादतगाह करार दे दिया जाना चाहिए। आया सूफिया यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब मुकद्दस फहम है। आया सूफिया अपने तामीर के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कलीसा था। तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक रूमी शहंशाह जस्टिनेन एक गैर मामूली चर्च बनाना चाहता था। इस हुक्मनामे के 15 बरस बाद ही उस गिरजाघर के बुनियादी ढांचे का इफ्तिताह अमल में आ गया। तकरीबन 1000 बरस तक ये मसीही दुनिया का सबसे बड़ा कलीसा था। इस्तांबुल को फतह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद उस्मान ने उसे मसीहियों से खरीद कर मुसलमानों की मस्जिद में तब्दील कर दिया, लेकिन जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1934 में उसे म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया। 86 बरस बाद नमाज जुमा के साथ ही एक बार इसकी मस्जिद की हैसियत बहाल हो गई। दोस्तों, आपने नोट किया होगा, खुतबा जुमा देते हुए इमाम मस्जिद ने हाथ में तलवार थाम कर खुतबा जुमा अदा किया। इसकी हकीकत हम अगली वीडियो में वाज़े करेंगे। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।